हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिनिक्स। आज हम पीएबीटी का सॉल्यूशन लेके आए हैं 11th क्लास के लिए। इंग्लिश मीडियम जेई का जो पीएबीटी आपने दिया है 22 जून को, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आई होप सभी का पेपर अच्छा ही हुआ होगा। तो देख लेते हैं क्या करना था और किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस थे हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैन बी डिफरेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने के लिए ऑब्वियसली कि वो न्यूट्रल एटम तो हो नहीं सकता, वो आयन होना चाहिए, या तो पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन होगा, उसके साथ न्यूट्रल होगा, तो हमने उसको स्पीशीज नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की अगर बात करें तो जैसे नियोन होता है, नियोन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, इसी के सिमिलर Na+, Mg+2, ठीक इसी तरीके से F-, O-2, N-3, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं। दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहला Na+ और Ca+ ऑब्वियसली नहीं हो सकता, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ पर 18। सेकंड वाले में ये आपका करेक्ट आंसर है N-3 दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन, F- यानी कि अगेन 10 इलेक्ट्रॉन, Na+ 11 में से 1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफिकली क्या बताती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर बात करें तो हमने पढ़ा है कि क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स अबाउट शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो बताती है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में आपको बताती है। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो क्वांटम नंबर वो नहीं बताती। ऑर्बिटल्स का शेप तो आपको पता है कि पी ऑर्बिटल डंबल होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल वाला होता है, यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल बच्चों, 4f की अगर बात करें तो सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है कि n = 4 होगा। ठीक है, और f के लिए l की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है, और L की वैल्यू 3 होती है, तो M की वैल्यू हो जाएगी -3 to +3, और स्पिन जनरली +1/2 लेकर चलते हैं अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले n = 4 है, L = 3 है, ये वाला ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है +1/2 के साथ, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना तो n = 4 और L = 4, ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि L की वैल्यू हमें पता है कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to n-1 होती है L की वैल्यू, तो ये सेकंड वाला हो नहीं सकता था, थर्ड वाला भी नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर M की वैल्यू +4 आ गई है। अब M की वैल्यू तो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -3 से +3 तक होनी चाहिए। और फोर्थ वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर L की वैल्यू 2 दे दी है। L की वैल्यू 2 बच्चों D के लिए होती है, जबकि मेरे पास 4f ऑर्बिटल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बामर सीरीज, बच्चों बामर सीरीज की बात करें तो हमें पता है सीरीज कौन कौन सी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, ये हमारी स्पेक्ट्रम सीरीज होती है। आपको बामर सीरीज की बात की है तो बामर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन जो आता है ना वो सेकंड में आता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, द थर्ड लाइन ऑफ करेस्पॉन्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिट जंप। तो एक बात तो पक्की है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, 2 में आएगा, तो 3 से 2, 4 से 1, 2 से 5, ये 2 से 5 और 4 से 1 तो हटा ही दो, क्योंकि मुझे पता है कि बामर सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ आने वाला है, सेकंड में आने वाला है। अब सेकंड में इलेक्ट्रॉन आने वाला है तो अगर हम लाइंस की बात करें तो जैसे मान लीजिए n = 1 है, ये n = 2 है। फर्स्ट लाइन जो होगी, फर्स्ट लाइन कहाँ से कहाँ पर होगी, 3 से 2 में होगी। सेकंड लाइन कहाँ से कहाँ होगी, 4 से 2 में होगी। तो थर्ड लाइन कहाँ से कहाँ होगी, 5 से 2 में होगी। तो बच्चों 5 से 2, क्योंकि थर्ड लाइन बोला है। ठीक है, बामर सीरीज की थर्ड लाइन बोला है। अगर लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन होती तो इलेक्ट्रॉन 1 में आता, तो फिर हमारा आंसर ये हो जाता
4 से 1, क्योंकि 2 से 1 उसकी फर्स्ट लाइन, फिर 3 से 1 उसकी सेकंड लाइन और 4 से 1 उसकी थर्ड लाइन होती है। लेकिन हमें क्या बोला है, बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के लिए हमारा जो n होगा यानी कि ग्राउंड स्टेट होगा वो 2 होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 से 2, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, बोहर थ्योरी की बात करें, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई होता है। बोहर मॉडल में दो इक्वेशंस मिली थी हमें, दो इक्वेशंस में से एक इक्वेशन तो कहती है कि इलेक्ट्रॉन पर दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं, कोलम्बिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, उससे एक इक्वेशन बनाई थी। और दूसरी इक्वेशन बोहर ने बोला था इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है जिनका साइक्लिक एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई हो। इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज पाथ विच हैव साइक्लिक एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, तो 5h अपॉन 2 पाई दैट मीन्स हो जाएगा 2.5h अपॉन पाई। सेकेंड ऑप्शन बी 2.5h अपॉन 5, बिकॉज साइक्लिक एंगुलर मोमेंटम mvr उसका फॉर्मूला nh अपॉन 2 पाई होता है। ये बोर मॉडल का ड्रॉबैक भी था, आपको पता हो तो। बोर मॉडल में ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई कहाँ से आया, इसके बारे में तो आगे डी ब्रोगली ने बताया था। ठीक है, तो एक तरीके से ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल भी था ये। तो यहाँ पर n की वैल्यू 5, उसके रेफरेंस में 2.5 आ जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। नैनोमीटर बोला है भाई, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर होता है। एसोसिएटेड विद द प्रोटोन मूविंग एट, प्रोटोन की स्पीड दे रखी है 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पर मांगा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल्स टू होता है भाई h अपॉन mv। h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। m मास हो जाता है, मास आपको दिया हुआ है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम्स। ठीक है, h की वैल्यू आपके पास है, m की वैल्यू आपके पास है, v की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो लेमडा इज इक्वल्स टू 6.626 10⁻34, मास हो गया 1.67 10⁻27 और v हो गया है आपका 10⁻3। आपको सिर्फ 6.626 अपॉन 1.67 करना है और पावर को सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर आपका फाइनल आंसर नैनोमीटर के अंदर, अभी यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 3.96 समथिंग आएगा, 3.96। उसके बाद पावर्स को सॉल्व कर लीजिए आप, पावर को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से 3 तो ये हो गया 24, ऊपर जाएगा तो 10⁻10 होने वाला है। नैनोमीटर में करना है मेरे को, तो नैनोमीटर में हो जाएगा ये 0.39 × 10⁻9 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.40 × 10⁻9। तो यहाँ पर आपको नैनोमीटर में देना है, तो नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा 0.40, दैट मीन्स ऑप्शन ए। क्लियर बेटा, फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, बाकी तो सब कैलकुलेशन है। फॉर्मूला डी ब्रोगली का कहता है कि लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, तो लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv हमने लगाया। h की वैल्यू गिवन है, वैसे भी प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपको सबको वैल्यू याद कराई हुई है, 6.626 10⁻34 जूल में है तो 34, और अगर अर्ग में है तो 27 यहाँ पर हम काम में ले लेते हैं, क्योंकि 10⁻7 अर्ग का रिलेशन होता है 1 जूल के रेफरेंस में। तो बस वही चीज़ है, हमने यहाँ पर उसको सॉल्व किया, जो वैल्यूज़ दी गई है उसको पुट किया और सॉल्व करके आंसर निकल गया। नैनोमीटर में आंसर निकालना है तो 10⁻9 में कन्वर्ट किया है उसको। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर। आपको बोला है द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस। हमें पता है ना, बोर मॉडल मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर अप्लाई होता है। यहाँ पर बोर मॉडल के अकॉर्डिंग रेडियस का फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू 0.529 n² अपॉन z। यहाँ पर अपन को n की वैल्यू नहीं दी है, प्रोबेबल द मोस्ट प्रोबेबल यानी कि n की वैल्यू 1 के हिसाब से अपन लेकर चलेंगे। हीलियम के लिए जो z होता है वो 2 होता है, क्योंकि 2He4 लिखते हैं, तो z इज इक्वल्स टू 2 हो गया। r इज इक्वल्स टू 0.529 डिवाइड बाय 2, n की वैल्यू हो गई है 1,
और ये आ जाता है किसमें, एंगिस्ट्रॉम में। एंगिस्ट्रॉम में सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 इंटू 10⁻⁻10। इसको कन्वर्ट करना है मेरे को पिकोमीटर में, तो R इज इक्वल्स टू 26.4 इंटू 10⁻12। तो नियर बाय 26.49, आगे सॉल्व नहीं किया मैंने उसको, तो 26.5 इज द आंसर, क्योंकि ये पिकोमीटर में मांगा है। ठीक है, क्योंकि 10⁻10 एंगिस्ट्रॉम में था, उसको पिकोमीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻12 हो जाएगा। तो 26.49 समथिंग कुछ आता है, तो 26.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, when alpha particles are sent through a thin metal foil, most of them go straight through the foil because रदरफोर्ड प्रैक्टिकल है बेटा। रदरफोर्ड प्रैक्टिकल में हमने क्या बोला है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की फॉइल ली गई थी, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई गई थी, गोल्ड फॉइल की थिकनेस भी हमें पता है, और अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराने पर हमने क्या कहा था कि 99%, ऑलमोस्ट 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। रीज़न, रदरफोर्ड ने बोला था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, यहाँ पर एटम का ज़्यादातर पार्ट जो है वो खाली है, और सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, यानी कि सारा का सारा प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज, और सारा मास सब कुछ सेंटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन से पूछा है कि ये सारे सीधे क्यों निकल जाते हैं, तो हम कहेंगे मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, एटम का ज़्यादा हिस्सा जो है वो खाली है, ज़्यादातर पार्ट उसका एम्प्टी है। ठीक है, रदरफोर्ड ने हमें यही बताया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन लाइट बोथ एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव। ये तो हमें पता है कि डी ब्रोगली ड्वेल नेचर प्रिंसिपल, डी ब्रोगली ड्वेल नेचर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, एम वी इज इक्वल्स टू होता है पी मोमेंटम, तो लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो सीधा सीधा आंसर आ गया है हमारा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कहा है कि इनमें से किस में पता चलता है कि लाइट की तरह भी वो बिहेव करे और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करे, तो लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी के रेफरेंस में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दी हुई है, यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी मॉडल है। मॉडल कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, या फिर हम इसको लिख देते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। आपको यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी कि हमें दिया हुआ है डेल्टा पी, और आपको बोला है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन यानी कि निकालना है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी। एच की वैल्यू हमें पता है 4 पाई, और डेल्टा पी एच 6.626 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14। डेल्टा पी की वैल्यू हमें दी हुई है 10⁻⁵। ठीक है, वैल्यू रख के हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस सब को सॉल्व करेंगे और आंसर हमें देना है। ठीक है, कोई पावर वगैरह नहीं बताई है आंसर के लिए। ओके, तो इसको सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे अपन। तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 5.27 इंटू 10⁻30 मीटर। ये हो गया। ठीक है, ये तो सिर्फ सॉल्यूशन ही है। पावर्स को सॉल्व करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड आपको 6.6 to 6 में डिवाइड करना है, ऑलमोस्ट हाफ वैल्यू आती है, यानी कि 0.527। पावर्स को सॉल्व करेंगे तो 29 आएगा, और उसको जब फॉर्मूला के हिसाब से अपन ऑप्शन देख रहे हैं तो ये ऑप्शन हमारा सेट होगा, यानी कि 0.527 इंटू 10⁻⁻29 वैल्यू आपके पास मिलती है, तो उसको अपन ने -30 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। बच्चों, क्रोमियम और कॉपर आप वो रूल से डेविएशन करने वाले एलिमेंट्स हैं। क्रोमियम AR3D5 4s1 होता है। यहाँ पर आपका
जो आवर रूल है वो फॉलो नहीं होता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पहले 4s भरा जाना चाहिए, फिर 3d भरा जाना चाहिए। लेकिन ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन क्रोमियम में पहले 3d को आधा भरते हैं और उसके बाद 4s में एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो कन्फिग्रेशन हो जाता है 3d5 4s1। ऐसे ही कॉपर के लिए Ar3d10 4s1 होता है। ये दोनों एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट्स है जो आवर रूल से डेविएशन करते हैं। ठीक है, तो क्रोमियम का कन्फिग्रेशन हो गया हमारा 3d5 4s1। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। इम्पॉसिबल अरेंजमेंट मतलब जो गलत अरेंजमेंट है, जो नहीं हो सकता, वो अपन को शो करना है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और l 2 हो सकता है तो -2 से +2 होगा, बिल्कुल। +1/2 पॉसिबल है, पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है। रीज़न, ये n की वैल्यू है, ये l की वैल्यू है। जब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 हो सकती है, तो -3 कैसे हुआ? इसलिए ये सेट आपका इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि n की वैल्यू पर डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ l की वैल्यू पर डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पर l की वैल्यू के अकॉर्डिंग m की वैल्यू -l से +l होती है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो -2 से +2 होना चाहिए, ना कि -3 से। दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉसिबल। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, स्पिन क्वांटम नंबर s। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन l के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 12+1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, ये तो ऑर्बिटल हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × 12+1 या फिर 4l+2 दे सकते हैं। l की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 4 × 3 + 2 कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स अबाउट शेल, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स अबाउट सबशेल। तो सबशेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, ये है फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 × 12+1 l की वैल्यू हमें दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकाल रहे हैं। 14 इलेक्ट्रॉन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम देन एनर्जी। भाई एक एटम है मेरे पास, मेटल है, मेटल में से मैंने आयनाइजेशन एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन को निकाला M+ और E-, तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, तो अब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ Z इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोवेस्ट फर्स्ट फॉर द वैल्यू ऑफ E/m। E मतलब चार्ज, m मतलब मास। ठीक है, चार्ज अपॉन मास की वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को देना है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसके लिए आप याद रखें, नापे, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, लेकिन क्लास में बताया हुआ है कि E/m की जो वैल्यू होती है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर नापे। यहाँ पर न्यूट्रॉन सबसे लोअर, रीज़न क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, तो 0 अपॉन मास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अल्फा पार्टिकल, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है E/m की वैल्यू का। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए आपको बोला है 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेडिएशन टू दैट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन। यहाँ पर आपको मांगा है रेशियो ऑफ एनर्जी। एक बार वेवलेंथ दे रखी है, यानी कि λ1 2000, यहाँ पर दे रखा है λ2 4000। भाई एनर्जी का फॉर्मूला E हो जाता है hc/λ। तो अगर मैं बोलूं कि E1 hc/λ1, भाई ये दोनों तो कांस्टेंट हैं। ऐसे ही E2 hc/λ2, तो क्या बोला, E1/E2 निकालना है रेशो, तो hc/λ1 डिवाइड बाय hc/λ2,
तो लैम्डा 2 अपॉन एच सी से एच सी कैंसिल, लैम्डा 2 दिया हुआ है 4000, लैम्डा 1 दिया हुआ है 2000, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा हमारे पास फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आपको प्लैंक्स थ्योरी से मिला है। प्लैंक्स कहता है एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ एनर्जी विल नेवर बी कंटिन्यूअस, इट विल बी ऑलवेज कंप्लीटेड इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज क्वांटा और फोटोन। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो चाहे एलिमिनेशन हो, दोनों स्मॉल पैकेट्स में होगा, कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट से फोर्थ स्टेट में जाना है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फोर्थ में जंप करेगा, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी स्मॉल पैकेट्स के लिए हमने एनर्जी का फॉर्मूला दिया, एंड वी नो दैट energy of one photon will be directly proportional to frequency, तो E proportional to nu होता है according to Planck's model। और फिर उसके बाद जब हम proportionality का साइन हटाते हैं तो इक्विलिब्रियम के तौर पे, कांस्टेंट के तौर पे हम यहाँ पर वैल्यू अप्लाई करते हैं H विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो उससे ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स। भाई नोड क्या होता है? नोड वो होता है एटम की वो पोजीशन जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो हो, वो पॉइंट, द पॉइंट ऑफ एटम वेयर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो, इलेक्ट्रॉन ना मिले, वो नोड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर होते हैं n-1, और यहां पर फिर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंगुलर नोड और एक होते हैं आपके रेडियल नोड। एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड। आपको पूछा नोडल प्लेन, तो इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। एंगुलर नोड की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है L, और रेडियल नोड होता है n-l-1। तो अभी यहां पर हमें नोडल प्लेन मांगा है, दैट मीन्स L की वैल्यू, और L की वैल्यू के लिए मैं बोलता हूं कि L की वैल्यू ऐसे याद रखेंगे कि 0 1 2 3 S P D F। तो P के लिए L की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो एंगुलर नोड या नोडल प्लेन कितना हो गया? 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, सीधा सीधा नंबर ऑफ नोड्स। व्हाट इज नोड? द पॉइंट ऑफ एटम, द प्लेस ऑफ एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहां पर इलेक्ट्रॉन ना मिले। जैसे कि दो शेल के बीच की जगह होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, तो उसको अपन नोड बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर n। नोड्स हैव टू टाइप्स, एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड। एंगुलर नोड इज ऑल्सो नोन एज नोडल प्लेन विच इज डिस्क्राइब बाय L, और रेडियल नोड की अगर बात करें तो n-l-1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ पावर ऑफ 1 मिलीवॉट एंड वेवलेंथ ऑफ 1000 नैनोमीटर। यहां पर आपको पावर दी हुई है 1 मिलीवॉट और टाइम दिया हुआ है आपको 1 सेकेंड। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1 मिलीवॉट है तो वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻3। तो एनर्जी हो गई मेरे पास 10⁻⁻4 जूल। ठीक है, आपको बोला है नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो भाई फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू NhC अपॉन लैम्डा। एक फोटोन के लिए फॉर्मूला Hc अपॉन लैम्डा, n फोटॉन्स के लिए NhC अपॉन लैम्डा। यहां पर आपके पास E की वैल्यू है 10⁻⁻4, n की वैल्यू आपको निकालनी है। H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10⁻34 या 6.63 दिया हुआ है तो डायरेक्ट वो भी रख सकते हैं। C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लैम्डा दिया हुआ है बिल्कुल 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹। बस वैल्यूज को रख के सॉल्व करना है और आंसर देना है पावर 13 में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर -6 हो गया, पावर -6 ऊपर जाएगा तो 8 + 6 यानी कि 14 यहाँ पर मिल जाएगा अपन को। और फिर उसके बाद n की वैल्यू निकालनी है तो इधर सॉल्व करके सबको इधर ले जाएंगे अपन। तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50 × 10⁻13। ठीक है,
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 19.87 समथिंग आता है, डायरेक्ट बताया हुआ है। इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे 1000 नैनोमीटर, तो -6 रह जाएगा, ऊपर जाएगा तो 8 + 6 आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस का 34 प्लस का 14 और इधर माइनस का 4 सोल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर एन इमेजिनरी आयन, इमेजिनरी आयन आपको दिया हुआ है। द न्यूक्लियस कंटेन A% मोर न्यूट्रॉन देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन, द वैल्यू ऑफ A। सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे हम किसी भी एटम को बोलते हैं ZXA, A आपका मास हो जाता है, Z आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर हो जाता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम करते हैं A - Z। अब जैसे यहाँ पर A दिया हुआ है मुझे कितना 48, न्यूट्रॉन निकालते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 48 - 22, तो न्यूट्रॉन्स आ गए अपने पास 26। इलेक्ट्रॉन निकालो, 22 तो है, -3 लगा हुआ है, तो 22 + 3 दैट मीन्स हो गया 25। तो न्यूट्रॉन है 26 और इलेक्ट्रॉन है 25। आपको बोला है कंटेंट A% मोर न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर 26 - 25 अपॉन 25 इंटू 100, ये A की वैल्यू है। परसेंटेज अमाउंट बोला ना अपन को, तो कितना डिफरेंस है, इनिशियल कितना है, बस वही। तो यहाँ पर हो गया 1/25 इंटू 100, दैट मीन्स 4%, तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, कैसे किया है देख सकते हैं कि कोई भी एटम है उसको जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो ZXA की फॉर्म में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होता है, तो A - Z, तो यहाँ पर A दिया हुआ है 48, Z है हमारा 22, तो 48 - 22 करके न्यूट्रॉन निकाले, 26 आ गए हैं। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे -3 चार्ज लगा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो चार्ज माइनस जाता है, जब इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होता है तो चार्ज प्लस जाता है। ऐड हो रहा है कितना 3, तो 22 + 3 दैट मीन्स 25, तो 26 - 25 अपॉन 25 इंटू 100। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज। भाई वेवलेंथ दिया हुआ है यानी कि लैम्डा दे रखा है मुझे 600 नैनोमीटर, और मुझे पता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सवेल मॉडल के अकॉर्डिंग या प्लैंक्स मॉडल के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या होता है, न्यू इज इक्वल्स टू होता है भाई C/λ। C होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पर न्यू निकालना है 3 × 10⁸ मीटर, 600 नैनोमीटर है, तो 6 × 100 × 10⁻⁹ कर दो। भाई 600 को मैंने 6 × 100 कर दिया सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो 3/6 दैट मीन्स ये तो हो गया 1/2। 1/2 के साथ यहाँ पर पावर चेक करेंगे, माइनस का 9 प्लस का 2 तो हो गया -7, -7 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +7, यानी कि 10⁻15, 0.5 × 10⁻15 दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 10⁻14 हर्ट्ज पर सेकेंड। भाई हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, पर सेकेंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, तो या तो सेकेंड इनवर्स लिख दो या हर्ट्ज लिख दो, तो आंसर आ गया है A, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 2 दैट मीन्स 3d। अब यहाँ पर m की वैल्यू भी दे दी है 0, अगर m की वैल्यू नहीं देते तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते थे, लेकिन m की वैल्यू दे दी 0, तो फिर ये हो गया है dz² के लिए, तो 3dz² सिर्फ एक ही ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल होगा ऐसा, तो क्योंकि 3 वैल्यू दे दी। अगर सिर्फ n और l की वैल्यू देते ना तो फिर मैं यहाँ पर बोल सकता था कि हाँ ये तो ऑर्बिटल्स के लिए पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स पूछा है, तो ओनली 3dz² ही होगा, क्योंकि यहाँ पर dxy, dyz, dzx, dx² एंड dz² इन सब के लिए m की वैल्यू फिक्स होती है। इसके लिए होती है -2, -1,
इसके लिए हो जाती है +1, इसके लिए +2 और इसके लिए 0। तो यहाँ पर m की वैल्यू 0 दे रखी है, दैट मीन्स 3dz² है, एक ही ऑर्बिटल होगा, आंसर इज 1। आगे बढ़े। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted when hydrogen atom electron falls from infinity to stationary state। वेवलेंथ मांगी है भाई, रिडबर्ग फॉर्मूला न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू RZ², 1/n1² माइनस 1/n2²। अब क्योंकि आपको बोला है कि इन्फिनिटी से गिर रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो ये तो हो गया इन्फिनिटी स्क्वायर, यानी कि 0 0 माइनस ग्राउंड स्टेट हो गया आपका है 1। तो बस अब आपको लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करनी है, और वो भी यहाँ पर दिया हुआ रिडबर्ग कांस्टेंट के रेफरेंस में। तो रिडबर्ग कांस्टेंट 1/λ इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्ट्स के लिए तो लैम्डा निकालना है, तो 1/1.097 इंटू 10⁻⁷, और ये आंसर जो है वो हमें देना है नैनोमीटर में। तो इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी नैनोमीटर में वो 0.9 समथिंग आएगी, और नैनोमीटर में 91 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 91 नैनोमीटर, राउंड ऑफ करके 91 नैनोमीटर लिखा हुआ है। सिर्फ सॉल्यूशन ही करना है, यहाँ पर तो डिवाइड ही करना है अपन को। कंसेप्ट हमारा ये फॉर्मूला था। यहाँ पर आपको बोला है फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट, यानी कि n1 की वैल्यू हो गई है 1 यहाँ पर, और n2 की वैल्यू हो गई है कितनी, इनफाइनाइट। तो 1/∞ यानी कि 0, तो 1/1 माइनस 0, तो ये तो 1 हो जाएगा अपना, और सिर्फ इसको सॉल्व करना रह जाएगा अपन को। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। नंबर ऑफ विजिबल लाइन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर आपको बोला है नंबर ऑफ विजिबल लाइन्स, इस चीज का ध्यान रखना। 5th से ग्राउंड में तो बोला है, लेकिन विजिबल लाइंस की बात की है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम आपको सिर्फ बामर में मिलता है। तो यहाँ कंफ्यूज होके लाइमन की लाइंस को काउंट मत करना। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, और अभी भी किया होगा कि आपको बोला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, तो आप कहेंगे कि भाई 5 से 1 में, फिर उसके बाद 4 से 1 में, फिर इसके बाद 3 से 1 में, 2 से 1 में। तो यहाँ पर आपने लाइंस बता दी होगी कि 4 के एक बार 5 से 1 में आ रहा है, 4 से 1 में, 3 से 1 में, 2 से 1 में, तो स्पेक्ट्रम लाइंस आपने बता दी होगी 4 नहीं, 4 नहीं होगा। आपको बोला है विजिबल लाइंस, विजिबल, और विजिबल मतलब बामर सीरीज। भाई हमें पता है ना कि विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ मिलता है, विजिबल लाइंस कहाँ मिलती है, बामर में। दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट 2 होगा, तो एक बार 5 से 2 में, फिर उसके बाद 4 से 2 में, फिर उसके बाद 3 से 2 में। तो नंबर ऑफ विजिबल लाइंस आर 3, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, क्योंकि विजिबल लाइंस बोला है। अगर बोलते नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, विजिबल नहीं बोलते, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन बोलते, तो फिर आप ग्राउंड स्टेट 1 में गिराते उसको, लेकिन विजिबल लाइन बोला है तो फिर ग्राउंड स्टेट आपकी 1 नहीं होगी, 2 होगी, बामर सीरीज है क्योंकि। ठीक है, तो विजिबल लाइंस आर 3। नेक्स्ट आ जाए, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो मांगा है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के रेफरेंस में। भाई प्रोटॉन के लिए हम बात करें तो E/m, अल्फा पार्टिकल के लिए बात करें तो E/2m। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा कि प्रोटॉन स्पेसिफिक चार्ज, प्रोटॉन स्पेसिफिक चार्ज, अगर मैं बोल रहा हूं कि चार्ज है E, तो स्पेसिफिक चार्ज के रेफरेंस में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, E, तो उसके बाद फिर अल्फा पार्टिकल, तो दोनों का जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2। आंसर आ जाएगा इसका कितना, 2। दोनों के E/m का रेशो, क्योंकि E से E तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप देखें प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में मास की अगर बात करें तो जस्ट डबल हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 kV 40 किलोवोल्ट
x की वैल्यू दी हुई है, द वैल्यू ऑफ x नियरेस्ट इंटीजर। भाई देखो यहाँ पर आपको या तो लेमडा के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी के रेफरेंस में हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2 KEM। के मतलब काइनेटिक एनर्जी, m मतलब मास हो जाता है, ठीक है। लेकिन और शॉर्ट कर देते हैं अपन इसको, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो हम ये लगा देते हैं कि EV अपॉन रूट V, या फिर इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि आप यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट V के रेफरेंस में बोल दो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.24 समथिंग आ जाएगा अपना, और फिर उसके बाद रूट V करेंगे तो रूट 40 kV दे रखा है, मतलब 40,000 हो गया। तो 12.24 अपॉन 200, 12.24 अपॉन 200 के रेफरेंस में ये आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻12 मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये किया अपन ने 12.24 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, तो ये हो गया 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 0.0612 10⁻⁻10 और 10⁻12 करना है तो 6.12 इंटू 10⁻⁻12, नियरेस्ट इंटीजर की बात करें तो 6 आंसर हो जाएगा आपका 6, ठीक है बच्चों। इस फॉर्मूला से भी आंसर आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगा दिया है मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट रूट V के रेफरेंस में उसको कर दिया है, क्योंकि 40 kV है तो 40 kV को हमने किलो वोल्ट को हमने वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, 40,000 का अंडर रूट कर दिया है तो ये 200 हो जाएगा हमारा। उसके बाद उसको सॉल्व किया तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बेटा? आई होप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और अगर नहीं तो आप इसका एनालिसिस करें। वैसे तो मुझे पता है कि फिनिक्स में सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो सभी का ये पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा, ठीक है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट PABT पेपर्स। ओके, थैंक यू सो मच।